फिर से आप लोगों का एक नए करंट अफेयर के साथ लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया हूं मैं। 10 क्वेश्चन ये रहेगा और विश्लेषण के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरह है, किस मंत्रालय ने पहले शेडिंग कर लेते हैं, किस मंत्रालय ने स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंट इंडिकेट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय में से कोई नहीं। ए स्वास्थ्य और बाल कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडिकेट लॉन्च किया गया है। विश्लेषण के साथ हम देखेंगे इसको। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स वर्चुअली लॉन्च किया गया है। यह भारत की पहली राष्ट्रीय पहल है जो राज्यों के दैवाद नियामक सिस्टम को पारदर्शी और डेटा आधारित फ्रेमवर्क से मजबूत बनाती है। इसे CDSCO ने प्रभावित किया है। इसमें 27 सूचकांक निर्माण राज्यों और 23 वितरण राज्यों के लिए है जो मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग, निगरानी और जवाबदेही जैसे विषयों को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। ये एक्सप्लेनेशन पर आप लोग काफी ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा सिर्फ क्वेश्चन पर ही डिपेंड नहीं रहना है, ये हो सकता है कि इस एक्सप्लेनेशन के बीच से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है एग्जामिनेशन के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? गुरु शिष्य परंपरा योजना, ठीक है, ये बिहार ने शुरू किया है। ये बिहार ने शुरू किया। बिहार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया गया है। ये विश्लेषण हम इसका देखेंगे। बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? दुर्लभ लोक कलाओं, संगीत परंपराओं और चित्रकला को गुरु शिष्य प्रणाली के माध्यम से पुनर्जीवित करना है। इस योजना में युवाओं को संरचित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें गुरु 15,000 संगत कलाकारों को 7,500 और शिष्य को 3,000 मासिक प्रोत्साहन मिलता है। वर्ष 2025-26 के लिए 1.11 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 25-26 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कितना आवंटित किया गया है? 1.11 करोड़। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एंड थर्ड इस तरह है, 16वीं संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का थीम क्या है? ये 2025 का थीम क्या रहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। ठीक है, इसका थीम क्या है? सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। ये इस पर एक्सप्लेनेशन पर नजर डालेंगे। हाल ही में कोलकाता में 16वीं संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। यह सम्मेलन हर 2 साल में होता है। यह सम्मेलन और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च विचार मंत्र है। 2025 का थीम सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन, जिसमें आधुनिकीकरण और बदलाव पर जोर दिया गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्र निर्माण, एंटी पायरेसी, नागरिकों की निकासी और आपदा पर राहत अभियानों की सराहना की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और 4th इस तरह है, हाल ही में चर्चा में रहे INS सह्याद्री भारतीय नौसेना के लिए किस वर्ग के युद्धपोत से संबंधित है? शिवालिक क्लास के लिए संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन पर नजर डालते हैं। हाल ही में INS सह्याद्री भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट मलेशिया के केमानान पोर्ट पर पहुंचा। यह मुंबई के मुजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित शिवालिक क्लास की तीसरी गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट, जिसे 2012 में कमीशन किया गया था। इसमें आधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं और यह पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। इसमें क्या आधुनिक हथियार और सेंसर भी लगे हैं। ठीक है, ये सेंसर सिस्टम से लैस किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। नईंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
अरुणाचल प्रदेश में स्थित किया गया है। इसे सियामो जिले के 12 नवंबर को एक बड़ी सुनवाई होने वाली है। 12 नवंबर को यह सुनवाई 1000 मेगावाट की नई जल विद्युत परियोजना के बारे में बताई गई है। इस योजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर पर लोगों की राय ली जाएगी। यह परियोजना सियोम योगमो नदी पर रन ऑफ द रिवर भी जाना जाता है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसे नीप को लागू करेगा। निर्माण 2028 में शुरू होकर 2032 तक पूरा होगा। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट 4 × 250 मेगावाट से विस्तारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन नंबर 6, ओलो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ओलो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की तिराप जिले के लाजू सर्कल और म्यांमार के कुछ हिस्सों में ओलो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ लोग निवास करते हैं। इन्हें ओलो या लाजू नागा भी कहा जाता है। ये दो नामों से जाना जाता है, ओलो या नागू नागा से भी जाना जाता है। ये एक ही भाषा, धर्म और परंपरा साझा करते हैं। ये भले ही दो नाम से जाना जाता है लेकिन एक ही भाषा, धर्म और परंपरा साझा करते हैं एक दूसरे से। इनकी समाज व्यवस्था पर नजर डालते हैं, पितृसत्तात्मक और वंशानुगत मुखिया प्रणाली पर आधारित है। पहले ये अपने चेहरे पर टैटू और सिर काटने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अब ये नहीं करते हैं। अब ये विकास और संस्कृति संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि इन लोग में ओलो या लाजू जनजाति जो है निवास करते हैं, लोग में भी डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जो कि पहले सिर काटने जैसी व्यवस्था लागू थी, वो लोग अपनाते थे। तो तब्दीली काफी जरूरी है, चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने इन्फेंट्री डे, शौर्य दिवस किस दिन मनाया? तो 27 अक्टूबर को बनाया इन्होंने शौर्य दिवस। किस रूप में? इन्फेंट्री डे भी कहते हैं या शौर्य दिवस कब मनाते हैं? 27 अक्टूबर को। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2025 को इन्फेंट्री डे, शौर्य दिवस मनाया, जो साहस और बलिदान के रूप में 79 वर्ष पूरे होने का प्रतीक देता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। यह दिवस 27 अक्टूबर का दिवस, जो 1947 को श्रीनगर में भारतीय पैदल सेना की पहली तैनाती की याद में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। 8वां इस तरह है, रीसस मकाक का IUCN स्थिति क्या है? जो हाल ही में समाचारों में था। IUCN पर नजर डालते हैं। तो इस पर समाचार पत्रों में इस तरह था, कम चिंता करना का इस पर जोर दिया गया है। जैसे हाल ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थिति समिति के रीसस मकाक को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में फिर से शामिल करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, यह बंदर भारत सहित दक्षिण पूर्व एशियाई कई देशों में पाया जाता है और इंसानों के पास भी आसानी से रह सकता है। IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति कम चिंता है। ठीक है, रेड लिस्ट में है लेकिन इसकी कम चिंता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम नजर डालेंगे। सन 2027 में होने वाले COP32 क्लाइमेट समिति के मेजबानी कौन देश करेगा? इथियोपिया देश करेगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इस पर डिबेट भी काफी लोग करते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत जरूरी है हर एक देशों के लिए, जिसकी मेजबानी इथियोपिया 2027 तक करेगा। 2027 में COP32 की मेजबानी इथियोपिया करेगा, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आयोजित करने वाले पहला पूर्वी अफ्रीकी देश बनेगा। ये पूर्वी अफ्रीकी देश में इथियोपिया ये होने जा रहा है, मेजबानी जिसका इथियोपिया देश करेगा अफ्रीकी देश में। ठीक है,
पूर्वी अफ्रीकी देश 2027 में। इसकी घोषणा COP30 के उद्घाटन के दौरान ब्राजील के बेलेम में की गई है। इथियोपिया एक संघीय गणराज्य है और अफ्रीकी एकता में अग्रणी सबसे पुराने स्वतंत्र देशों में से एक है। इसकी राजधानी अदीस अबाबा, जहां अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे और ये लास्ट है आज का। तो नवंबर 2025 में सरकारी स्कूलों में शिक्षा और प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया था? तो दिल्ली ने लॉन्च किया था, स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा और प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन जरूरी है, तो वेब ऐप लॉन्च किया है दिल्ली सरकार। यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए सभी के लिए उपयोगी है और लाभदायक भी है। इस प्लेटफॉर्म पर टाइम टेबल, होमवर्क और नोट्स जैसी उपस्थिति और परिणाम जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें अभिभावक गण को भी काफ़ी लाभदायक साबित होगा। और हर अभिभावक ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट पर निगरानी की जा सके, एक अभिभावक के द्वारा क्या पढ़ाई लिखाई कर रहा है। इससे शिक्षा का कार्यभार कम हो सकता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ओवरलोड समटाइम्स से बहुत ज़्यादा हो जाता है शिक्षक पर, और स्कूल तथा परिवार वालों के बीच संवाद बेहतर हो सकेगा। ये एक बहुत अच्छी कदम है दिल्ली सरकार द्वारा। तो आज का सेशन हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना भूलें और कमेंट भी अपना करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।